हरिओम सर। हरिओम जी। हरिओम। हरिओम गुरु जी प्रणाम। प्रणाम जी। हरिओम सर। हरिओम जी। वर्षा जी, सोमा जी, कंचन जी, मनीषा जी, रश्मि जी। मनीषा जी वेलकम वापस से। थैंक यू सर। जी जी जी। हरिओम सर। हरिओम जी। सर मैं आज बाहर हूँ तो मैं समझ हाँ, सकती वीडियो हूँ बंद कर कि लेना। कोई टॉपिक। वीडियो बंद कर हाँ जी। लेना। जी जी सर। कल एक जबरदस्त टॉपिक को हमने पढ़ा था अभी। रेकी भी हम लोगों ने किया था और उसके बाद में फिर स्त्री प्रज्ञा के टॉपिक को हमने कल पढ़ा था। और कुछ छूट गया तो कोई बात नहीं है। समझाया ज्यादा था, पढ़ा अपन ने इतना नहीं था, लिखा ज्यादा नहीं था। चलिए, तो स्थिर प्रज्ञ के टॉपिक पे आगे चलते हैं और नोट्स बना लीजिए पहले, फिर उसके बाद हम आगे उसको और समझेंगे विस्तार से। कल हमने कितने श्लोक उसके पढ़ लिए थे? 58। 58 तक हमने उसको पढ़ लिया था। अब 58 के बाद में थोड़े से करीब 3 पन्ने सर छोड़। 57 हुए थे ना, कितने हुए थे? 57, 58 आपस में सर कोई बात नहीं। इस संसार में जो व्यक्ति न सुख सर की प्राप्ति। 57 कंप्लीट हुआ था। ओके ओके, चलो छोड़ो उसको। अब अपन ने श्लोक वाले टॉपिक के लिए 2 या 3 पन्ने छोड़ दीजिए, तो इसको अलग से अपन उसको पूरा कर लेंगे। ये कंटिन्यू अगर श्लोक श्लोक पे जाएंगे तो आप लोग बहुत ज्यादा, फिर आपका मन नहीं लगेगा क्लास में। ठीक है, तो अगले टॉपिक है जो, उस पर हम चलते हैं। मुझे पता है कि हम लोग क्या सोचते हैं, क्या होता है, वो सब बातें मुझे जानकारी में हैं। तो आज हम जो टॉपिक को ले रहे हैं वो भी हमारे सिलेबस का टॉपिक है, स्थिर प्रज्ञ का स्वरूप। स्थिर प्रज्ञ का स्वरूप ये पूरा एक टॉपिक है जिसमें हम अभी तक पढ़ते आए हैं, जिसको हमने अभी तक समझा है। तो उसी टॉपिक पे हम आगे की पढ़ाई करेंगे। और आज के नोट्स बनाएंगे पहले, फिर उस नोट्स को, एक मिनट सेटिंग कर लूँ थोड़ी सी। ठीक जी। मेरी आवाज़ कहीं भी आपको कम लगे या कटे या कुछ भी हो, तुरंत मुझे बताइएगा। तो स्थिर प्रज्ञ क्या है ये हमने कल इसको समझा। एक बार पुनः वापस से अपने कॉपी और पेन तैयार रखें, और मैं कुछ एक बार और आपको लिखा देता हूँ। तो जिनका कल छूट गया था वो लिख लीजिए, और जिनका नहीं छूटा था तो उनके लिए नई तरीके से रिपीट हो जाएगा। ये नया तरीका कल जो लिखा है तो उससे अलग है। ठीक है, 2 तरीके से कल भी हमने समझा भी दिया था काफी कुछ। फिर बता देता हूँ, श्रीमद् भगवत गीता में स्थित प्रज्ञ को जानने से पूर्व हमें श्रीमद् भगवत गीता का परिचय जानना आवश्यक है। परिचय हम पहले भी देख चुके हैं। तो अब उसके आगे चले, स्थिर प्रज्ञ क्या है, कौन से अध्याय में है, उन सब के बारे में। क्या होता है कि जब व्यक्ति अलग अलग तरह के धर्म ग्रंथ पढ़ता है और बहुत बुद्धिमान होता है, बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, जो जिसको हम बोलते हैं कि वो उसने कई तरह का अध्ययन किया होता है। तो कई बार क्या होता है कि बहुत ज्यादा अध्ययन करने वाला व्यक्ति विचलित हो जाता है। बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा जो व्यक्ति होता है, कई बार हमने उसको देखा फैसले लेते वक्त भी वो विचलित हो जाता है। तो अर्जुन ने क्या किया था, कई धर्म ग्रंथों को पढ़ा था, और जिसके कारण उनकी बुद्धि
विचलित हो गई थी। क्योंकि जो लोग होते हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार के मत प्रकट करते हैं। मत मतलब अलग अलग सबका, जैसे कोई किसी को पसंद करता है, कोई किसी को नहीं करता है, तो सबका अलग अलग मत होता है। तो अलग अलग लोग अलग अलग धर्म ग्रंथों को पढ़ के अपने अलग अलग मत प्रकट करते हैं, और फिर निर्णय कर पाना कि क्या सत्य और क्या असत्य है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है। तो उस वक्त क्या हुआ कि जब अर्जुन में थे और वहां पर वो भी अस्थिर हो गए थे, तो जब स्त्री प्रज्ञा के बारे में ईश्वर ने उनको बताया, किंतु जिस समय बुद्धि परमात्मा में स्थिर हो जाएगी उसी समय यह ज्ञात हो जाएगा कि सृष्टि का संचालन कौन कर रहा है। इस बात को लिख लीजिए। जिस समय बुद्धि परमात्मा में स्थिर हो जाएगी, जिस समय बुद्धि परमात्मा में स्थिर हो जाएगी उसी समय यह ज्ञात हो जाएगा कि जिस समय बुद्धि परमात्मा में स्थिर हो जाएगी उसी समय यह ज्ञात हो जाएगा कि इस सृष्टि का संचालन कौन कर रहा है। बुद्धि परमात्मा में स्थिर हो जाएगी उसी समय यह ज्ञात हो जाएगा कि इस सृष्टि का संचालन कौन कर रहा है। अब देखो, जब तक कि ये बुद्धि स्थिर नहीं होती है परमात्मा में, जब तक क्या होता है, अपने मन के अनुसार ही व्यक्ति निर्णय ले रहा है, उसको सत्य का ज्ञान नहीं है। तो जब परमात्मा में उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है कि उसको सत्य का ज्ञान होता है। यही हम ध्यान में भी करते हैं। जब हम परमात्मा में लीन होके ध्यान करते हैं तो हमारी जो बुद्धि है वो स्थिर हो जाती है। सर इसका हेडिंग यही डालना था ना, श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार स्थिर नहीं 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 नहीं, अरे नहीं नहीं नहीं, स्थिर प्रज्ञा का स्वरूप हेडिंग है। ओके। स्थिर प्रज्ञा का स्वरूप ये हेडिंग है। कल अपन ने जैसे कि 54 नंबर का श्लोक भी पढ़ा था, 55 का भी पढ़ा था, और इस तरह से अपन ने कल काफी कुछ इसके बारे में पढ़ा था। अब देखो, गीता में स्थिर प्रज्ञा के दो रूप बतलाए हैं। अब स्थिर प्रज्ञा का स्वरूप में अपन आगे क्या लिख रहे हैं, गीता में स्थित प्रज्ञा या स्थिर प्रज्ञा के दो रूप बताए हैं। तो दो रूप कौन कौन से, स्थिर प्रज्ञा के दो रूप बतलाए हैं। पहला, विषयों से हटना, यह स्थित प्रज्ञता का नकारात्मक रूप है। विषयों से हटना, विषयों से, विषय मतलब सब्जेक्ट वाला है ना, विषयों से हटना यह स्थिर प्रज्ञा का नकारात्मक रूप है, और अपने आप में जुड़ जाना यह स्थित प्रज्ञा का सकारात्मक रूप है। विषयों से हटना यह स्थिर प्रज्ञा का नकारात्मक रूप है, और अपने आप से जुड़ जाना ये स्थिर सर प्रज्ञा का। सर इसी पॉइंट में लिखना है ना ये? इसी के दो रूप बताए ना, दो रूप। जैसे नहीं तो गीता अपने में, आप से जुड़ जाना ये दूसरा है ना? हाँ ये दूसरा है। पहला क्या है, विषयों से हटना, ये नकारात्मक रूप है स्थित प्रज्ञा का। आपसे प्रश्न क्या बन सकता है, पहला बन सकता है कि स्थित प्रज्ञा के कितने रूप हैं। तो पहला उसमें ऑप्शन आ गया 2 3 4 5, तो आपको 2 पे टिक करना है। आपसे ये भी आ सकता है कि विषयों से हटना स्थिर प्रज्ञा का कौन सा रूप है, सकारात्मक नकारात्मक, है ना, दोनों नहीं, या ए और बी, ऐसा आ सकता है। तो विषयों से हटना यह स्थिर प्रज्ञता का नकारात्मक रूप है, और अपने आप से जुड़ जाना यह स्थिर प्रज्ञता का सकारात्मक रूप है। तो स्थिर प्रज्ञ जो व्यक्ति है वो सांसारिक विषयों से अपने आप को हटा लेता है और आध्यात्मिक विषयों से अपने को जोड़ लेता है। स्थित प्रज्ञ जो व्यक्ति है वो सांसारिक विषयों से अपने आप को हटा लेता है और आध्यात्मिक विषयों से अपने आप को जोड़ लेता है। जैसे आप सब लोग आध्यात्मिक विषयों की तरफ अपनी रुचि ले रहे हैं, और आपने सांसारिक विषयों से में रहते हुए आध्यात्मिक विषयों में अपनी रुचि ली। सांसारिक विषयों में भी हैं अभी आप, और आध्यात्मिक विषयों में रुचि ली है,
धीरे धीरे आप आध्यात्मिकता की ओर बढ़ेंगे और फिर आपके सांसारिक जो विषय हैं उनसे आपका मन हटता जाएगा, तो आप स्थित प्रज्ञ हो जाएंगे। ये बहुत सिंपल वे में समझा दिए हैं दोनों रूप, कि एक में क्या विषयों से हटना स्थित प्रज्ञता का नकारात्मक रूप है और अपने आप से जुड़ जाना स्थित प्रज्ञता का सकारात्मक रूप है। अपने आप को सांसारिक विषयों से हटा लेना और आध्यात्मिक विषयों से अपने को जोड़ लेना ही स्थित प्रज्ञ है। फिर श्लोक अपन ने कल पढ़ रखे हैं, 56वें नंबर का श्लोक में फिर आगे की बात थी। उसके 57वें नंबर का श्लोक अपन ने पढ़ लिया था, 58 पढ़ लिया था। सर 58 नहीं पढ़ा था, 57 पे कितना? सर 58 नहीं हुआ है। 58 नहीं हुआ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए 58 पे आ जाते हैं। तो मैंने जानबूझ के आपको ये दो बीच में लिए क्योंकि कई लोग कल नहीं जुड़े थे, तो वो स्त्री प्रज्ञा क्या है उसको समझ जाएं। कल मैंने बताया था 58 नंबर का, जैसे कछुआ सब ओर से अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही यह पुरुष इंद्रियों के विषय में इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। तो ये 58वें नंबर का था, 58। अच्छा ये 58 में है। हाँ ये 58 में। ओके सर। ठीक है। चलो एक बार और मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ, कल कुछ लोग नहीं जुड़े थे, तो एक एक श्लोक के बारे में जो बताया था, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसका अर्थ क्या है, उसको किस तरह समझें। 54वें नंबर का श्लोक था, उसमें हमने बात की थी कि उसमें हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है, मतलब स्थिर बुद्धि व्यक्ति कौन है, उसका लक्षण क्या है, इन सब के बारे में बात की थी। तो उसमें अपन ने समझा था कि स्थिर प्रज्ञ जो व्यक्ति है, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है, आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वो स्थिर प्रज्ञ व्यक्ति हो जाता है। तो इसी तरह से अपन ने जो श्लोक नंबर 58वां लिया था, मैं इसके नोट्स के रूप में आपको कोशिश करता हूँ, एक मिनट। चलिए, तो जो लोग कल नहीं जुड़े थे, तो मैं उनको अभी मेरा टाइप करा हुआ है, मैं आपको उसमें डाल दूंगा, ग्रुप में डाल दूंगा, है ना, तो वो उसमें से नोट्स कर लेना। 59वें नंबर का अपन देखते हैं, लेकिन उसके पहले ये थोड़ा सा इसके बारे में समझाना। तो 58वां नंबर का श्लोक था, उसके बारे में। 58वें का अर्थ क्या था, जैसे कछुआ सब ओर से अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही जब पुरुष इंद्रियों के विषय में इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी स्थिर बुद्धि जो है वो स्थिर हो जाती है। इसका अर्थ क्या है, शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, कौन कौन सी, चलो बताएंगे शीतल जी, वर्षा जी, कोई भी बता दो। वर्षा जी ने वीडियो बंद कर लिया था, चलो चलो कंचन जी हाथ ऊंचा करें, कंचन जी से पूछे, कंचन जी से पूछते हैं, कंचन जी से, कंचन जी से पूछते हैं, कंचन जी से, कंचन जी हाथ ऊंचा करें। ज्ञान इंद्रिया बोल रहे हो ना आप? ज्ञान इंद्रिया। हाँ हाँ ओके, तो 5 है ना सर? हाँ जी। इसमें स्नायु है सर? अरे भयंकर, मेरे को डाउट है। आपका हाथ इस तरह से ऊंचा, तो उससे लगे डाउट तो है, मुझे हाथ पे डाउट आधे इस ऊंचा बात का है कि मैं जो सोच रही हूँ वो सही है क्या? वो स्नायु नहीं, और गलत है, गलत है, चलो छोड़ो, कोई बात सर नाक नहीं। कान, सर ये है हाँ क्या? हाँ नाक हाँ कान आँख, हाँ जी, नाक हाँ जी, नाक, जीवा, कान, जिह्वा, जीवा। स्किन। वेरी गुड। चलो एक बार और बोल स्किन। देता हूँ, शरीर की 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जिनसे हमको ज्ञान प्राप्त होता है। आंख है, कान है, नाक है, जीभ है और त्वचा। जीभ और त्वचा है ना, स्किन। तो ये क्रमशः 5 विषयों को ग्रहण करती है। रूप को कौन देखेगा, आंखें। शब्द को कौन सुनेगा, कान, है ना। अपने माइक बंद कर लेना, जब नाम लूंगा आप बोलना। देखो आंखों को कौन सुनेगा, आंखों से क्या होगा, रूप दिखेगा। कान से शब्द सुनाई देंगे, नाक से गंध आएगी, रस जो पान होगा वो जीभ से होगा, और त्वचा से स्पर्श होगा। तो ये 5 ज्ञानेंद्रिय 5 विषयों को ग्रहण करती है। ये जोड़ी बनाने में आ सकता है आपको, ठीक है। तो आंख, क्रम से लिखना, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। अब आंख के आगे लिखना रूप, कान के आगे लिखना शब्द,
नाक के आगे लिखना गंध, जीभ के आगे लिखना रस, और त्वचा के आगे लिखना है स्पर्श। अब ये पांचों जो ज्ञानेंद्रियां हैं, इनको ये विषय प्रिय लगते हैं। जैसे मीठा मीठा खाना जीभ को अच्छा लगता है, तो सर जीभ उसी में, सर सॉरी, जीप का वर्ड क्या बोला सर आपने? जीभ के आगे अपन ने जो पढ़ा है वो रस, व्रत, रस रस रस, रस, जीभा, सॉरी, गन्ने का रस, ओके, गन्ने का गन्ने, रस, गन्ने का रस होता है ना, वो वाला रस है ना। तो जीभ को रस आता है ना, जैसे मीठा खाया, आहा हा, मीठा खाया, गुलाब जामुन खाया, बहुत बढ़िया, सुराना होटल का गुलाब जामुन खाया तो बहुत बढ़िया। तो ऐसे अलग अलग रस आते हैं ना। तो ऐसे जीभ को रस आया, नाक को सुगंध आई, भोजन बन रहा है ना, ऐसे गंध आती है ना। तो ये क्या होती है, इंद्रियां जो है ये इसी में लगी रहती है। जो आंखें हैं वो रूप की तरफ लगी रहती है। अरे अरे वाह, ये महल कितना सुंदर है ना। और अरे ये देखो, ये साड़ी कितनी सुंदर है, ये कपड़े कितने सुंदर हैं। ये आंखें आंखें रूप देख रही ना, ऊपर से जो स्वरूप है उसको देख रही है। तो ये उसी में लगी रहती है। कान काय में लगे रहते हैं, कान अच्छे शब्द सुने, अरे वो बहुत बढ़िया हैं। शीतल जी जो है ना, वो पढ़ने में बहुत ही बढ़िया एक्सपर्ट हैं, और बहुत अच्छा करती हैं, सबको लेके चलती हैं। वो अच्छा लगता, आनंद आता है, अरे वाह तारीफ हो रही, वाह वाह वाह, बहुत मजा है। तो शब्द को सुनने में कान, तो ये उसमें लगे रहते हैं। इनको उसमें इनकी जो ज्ञानेंद्रियां बताई हैं, इनके जो विषय बताए हैं, इन विषयों में क्या करती है ज्ञानेंद्रियां, इनको प्रिय लगते हैं विषय, और इन प्रिय विषय में लगने के कारण ये सदा उसी में आसक्त रहती हैं। आसक्त रहती है मतलब लगी रहती हैं। लगी रहती फिर क्या होता है, स्पर्श, जैसे त्वचा है, त्वचा स्पर्श में ही खुश है। तो इस तरह से अलग अलग इसके ज्ञानेंद्रियां हैं, और उसके अलग अलग तरह के विषय हैं, और उन विषय में लगी रहती है। यही आसक्ति मनुष्य की बुद्धि को भ्रमित करती है। जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति बहुत अच्छे काम से जा रहा है, उसको भूख लग रही है, और मान लो उसको भोजन की सुगंध आई और उसके नाक में, और उसका मन भोजन की तरफ चला गया। वो काम करके भी उस भोजन को कर सकता था, पर वो उसके मन को, लालच को रोक नहीं पाया, और वो खाना खाने लग गया, या जो भी उसको प्रिय लगता था उसका सेवन करने लग गया। तो उसके कारण क्या होगा, उसके काम में विलंब हो जाएगा। एक सामान्य सा उदाहरण है। लेकिन जब इनकी बात कर रहे हैं, इन इंद्रियों की, ज्ञानेंद्रियों की, तो ज्ञानेंद्रिया क्या कर रही है, विषय में लगा के रख रही है। विषय में लगाने से क्या हो रहा है, मनुष्य की बुद्धि को भ्रमित करती है, जिससे मन कभी शांत नहीं रह पाता। कितनी बड़ी बात है। ये जो ज्ञानेंद्रियां हैं, ये मनुष्य की बुद्धि को भ्रमित करती है, और इससे मन कभी शांत नहीं रह पाता। बिल्कुल सही बात है। और इसको स्थिर करने का एक ही उपाय है, वो क्या है कि सभी ज्ञानेंद्रियों को समेट लेना। जैसे कछुआ अपने सभी अंगों को समेट के अपने ढाल के अंदर ले लेता है खतरा आने पर, तो ऐसे ही अपने को भी सांसारिक विषयों से खतरा हो, अपन भी उन सबको अंदर ले ले, अपनी ज्ञानेंद्रियों को। ना तो आपको बहुत अच्छा रूप, जो रंग है या बहुत अच्छा रूप है, वो आपको मोहित नहीं कर पाए। शब्द आपके कान में कैसे भी जाए तो आपको भ्रमित नहीं कर पाए। कोई ने तारीफ कर दी, सुख की बात बता दी, दुख की बात बता दी, सब में एक जैसे। कितनी भी अच्छी गंध आ जाए, आपको ललचा नहीं पाए। कितना ही अच्छा रस आ जाए किसी खाने में, कुछ भी, तो आपको वो लालच नहीं ला पाए। कोई कितना ही आपको बार बार ऐसे, कई लोग ऐसे ना हाथ टच करते हैं, अरे नहीं 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 हम आपके साथ हैं, इस तरह से वो करते हैं। तो वहां पर भी आप बिल्कुल एकदम स्थिर रहें, ठीक है। और उसका मन भी शांत रहेगा, जो व्यक्ति इन इंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को कंट्रोल में करके रखेगा। तो ऐसा हम आपको क्यों पढ़ा रहे हैं, आत्मा में स्थिर कर देती हैं। जैसे इंद्रियां जो होती है ना, इनको समेट ले, इसी प्रकार मनुष्य को जाएगी, इन सभी इंद्रियों को इन विषयों से हटाकर आत्मा में स्थिर कर दे, और मन की चंचलता दूर हो जाएगी, बुद्धि स्थिर हो जाएगी, और इससे आपकी स्थिर बुद्धि वाले कहलाएंगे आप। ये आपको क्यों पढ़ाने का कारण क्या है, कि आपको समझ में आए कि ये ज्ञानेंद्रिय करवा रही है, आसक्ति की तरफ ले जा रही है, आसक्ति की तरफ ले जा रही है। आपको बहुत अच्छा खाने का आएगा, तो गुलाब जामुन की बहुत अच्छी गंध आपको आएगी, तो आपका मन ललचाए, तो आप बोलना नहीं, ये कौन करवा रहा है, कर्मेंद्री करवा रही है, ज्ञानेंद्री करवा रही है। और ये क्या करवा रही है, अपने से, अपने को उधर विषय की तरफ ले जा रही है, सांसारिक विषय। सर सांसारिक ज्ञानेंद्रिय विषय को कर्मेंद्रिय भी बोलते हैं। नहीं, अभी वो पूरा और विस्तार उसका करेंगे।
और अभी कोई लोग कंफ्यूज नहीं हो जाए, इसलिए बिल्कुल एकदम जो लिखा रखा वही बात कर रहे हैं। तो अपन क्या कर रहे हैं कि जैसे मान लो कि आपके सामने कोई कितना ही अच्छा आ जाए, कितना ही अच्छा आपके सामने भोजन आ जाए, कितने ही अच्छे आपके सामने कपड़े आ जाएं, कितना अच्छा, तो वो आपको पता होना चाहिए सांसारिक विषय। आपको ऐसा सोचना आरंभ करना है। पढ़ाने का अर्थ क्या है कि आपको ऐसा सोचना आरंभ करना है कि ये सब सांसारिक है, इस तरफ नहीं जाना है। अपने को अपने अंतरात्मा का ध्यान करना है, आत्मा की तरफ अपने आप को समेटना है। मतलब हम जो कार्य कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि हम ऐसा बहुत दिन भर हम जप कर रहे हैं, दिन भर हम वो एकदम ईश्वर में हो जाए। हम हमारे कर्मों से भी अपने आप को आध्यात्मिक बना सकते हैं। इससे क्या क्या फायदा होगा कल बताए थे, चलो देखते हैं कौन बता पाएगा। तो बताओ रश्मि जी, ऐसा करने से क्या फायदा? क्वेश्चन क्या था फिर से? जैसे अपने आप को आध्यात्मिक कर लेंगे, अपनी जो जितने भी ये जो इंद्रियां हैं उनको अपने समेट लिया, तो उससे हमको फायदा क्या होगा? सर मैं बताऊं? बता, 1 मिनट पूछते जाते हैं, नंबर से पूछेंगे, सबसे पूछेंगे इस बार सबका नंबर आएगा। सभी क्वेश्चन को ध्यान से समझ लें कि जब हम सांसारिक विषयों से दूर होकर आध्यात्मिक हो जाते हैं तो इसका फायदा क्या होगा। चलो कोई बात नहीं रश्मि जी, कोई बात नहीं। चलिए मनीषा जी। मनीषा जी। संयम जीवन आ जाएगा, मोक्ष की तरफ आ जाएगा। हाँ जी, तो एक बड़ी बात हो गई। सामान्यकरण उसका करो कि जो जीवन में सामान्य तौर पे क्या लाभ होगा। सामान्य जीवन में एकाग्र चित्तता, स्थिर मन, हाँ, और सोचने समझने की एक, या किसी भी चीज को समझने की, या किसी दूसरे व्यक्ति को सब चीज को समझने की एक अजीब से, मतलब पावर, उसका इनिशियल पावर वो हाँ हाँ, स्ट्रांग हो वेरी जाएगा। गुड, बहुत अपने बढ़िया। आप पे एक और सेल्फ कंट्रोल अगर आ जाता है तो आई थिंक वेरी गुड, सबसे अच्छा पॉइंट। दुनिया पे कंट्रोल कर सकता है जो आदमी सबसे अपने अच्छा मन को बढ़ा। पॉइंट क्या है कि सेल्फ कंट्रोल आ जाएगा। हाँ, सेल्फ और कंट्रोल, और जिसका सेल्फ कंट्रोल आ जाएगा उस सारी दुनिया पे कंट्रोल कर सकता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मनीषा जी। चलिए सुनीता जी। सर वो तनाव मुक्त रहेगा और स्थिर प्रज्ञ व्यक्ति कहलाएगा। अरे वो तो हो गया, तो परिभाषा हो गई स्थिर प्रज्ञ। सर तनाव मुक्त रहेगा, उसको हाँ, किसी के ज्यादा ना परेशानी सुनने से घबराएगा, ना ही ज्यादा खुशी होने से, मतलब बहुत ज्यादा एक्साइटेड होगा। वेरी गुड, ये अच्छा पॉइंट है। और चलो कोई बात नहीं, वर्षा जी। सर विचलित नहीं होंगे किसी भी प्रकार से। ठीक है, वेरी गुड, ये भी अच्छा पॉइंट। और शीतल जी। शीतल जी का सर ऑडियो रुक सुख गया और दुख बोलते। दोनों में समान इसमें रहेगा मनुष्य। और हाँ, आवाज आ रही है सर? आ रही है, बिल्कुल आ रही है। तो जो महत्वपूर्ण दुख पॉइंट था, और सुख और दुख में समान रहेगा, और दोनों स्थितियों में समान रहेगा, और ध्यान की तरफ मतलब ज्यादा मन लगा पाएगा अपना अध्यात्म की तरफ, और जीवन में संतुष्टि प्रदान करेगी। हाँ, संतुष्टि प्राप्त होगी जीवन में, एकदम राइट। चलिए कंचन जी। ऐसे तो सर बहुत मुश्किल होता है स्थिर मन पढ़ाना। जैसे कि आपने 5 इंद्रियों को पूरा समेट कर जो आपने एग्जाम्पल दिया कछुए की तरह, तो मुझे लगता है स्थिर मन आपको एकाग्रता की तरफ ले जाएगा, ध्यान की तरफ ले जाएगा। इससे आप अपने मन और अपनी हर चलो, इंद्रियों इन्होंने जो बात बोली शुरुआत में कि ऐसा करना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन। ठीक है। चलो तो अब अपन देखते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में अपन इसको कैसे कर सकते हैं। अपन तो कोर्स कर रहे हैं, हाँ, तो अपने लिए जो कठिनाई है, तो उसके लिए कोई टास्क होते हैं, ठीक है। तो उस कठिनाई को अब, ठीक है, आप सबने अच्छे जवाब दिए, बहुत अच्छे जवाब दिए, सबको समेट लिया अपनी बातों को।
तो देखो, ध्यान दो, आपको अपने जीवन में इसको आत्मसात करना शुरू करना। प्रैक्टिस से आप परफेक्ट बनेंगे। आपके सामने कोई भी व्यक्ति आता है, मार्केटिंग वाला आ जाए, बहुत अच्छी अच्छी पॉलिसीज बताए आपको, या कोई व्यक्ति आपको बहुत लालच दे, उस लालच में अगर आप नहीं पड़े, जैसे जाते ना 1 गेट 1 फ्री, स्त्री प्रज्ञ व्यक्ति वहां क्या करेगा? 1 गेट 1 फ्री नहीं, इसमें इस कंपनी का कोई ना कोई लालच है जो वो अपने को दे रही। जैसे कई जगह जाते ना मॉल में, तो जो सामान अपन नॉर्मल दुकानों से या सामान्य तौर पे जिसको हम बहुत सस्ते में खरीद सकते हैं, वहां से वो व्यक्ति बहुत महंगा खरीद के लाता है। क्यों खरीद के लाता है महंगा? क्योंकि स्त्री प्रज्ञ नहीं होता है। वहां जाता है, उसको दिखता है कि अरे, अब वो क्या करते हैं कि जैसे मान लो उन्होंने लिख दिया कि उस पे एमआरपी लिख दी 300 रुपए, और उसको फिर एक लाल लाइन से काट देते हैं और उसके नीचे लिखते हैं कि 290 रुपए। और वही आप किसी दुकान पे जाएंगे तो वो आपको डायरेक्ट कोई कटा हुआ वहां पैसा नहीं मिलेगा, और डायरेक्ट हो सकता है कि वो आपको बोले कि ये 300 के नहीं 250 में आपको मिल जाएगी। है ना, कई जगह से आपने देखा होगा ऐसा होता है। तो ये जो स्त्री प्रज्ञ है वहां पर आपके काम आए। सामान्य जीवन में कहाँ काम आया? एक व्यक्ति आया आपके घर पे, उसने बोला कि आप ये ले लीजिए, दवा बहुत अच्छी है, आपको बहुत लाभ करेगी, ऐसा करेगी वैसा करेगी। नहीं, इसके पीछे का साइंस क्या है? उस साइंस को समझे बिना आप उस दवा को नहीं लेंगे, तो किसी भी तरह का कोई लालच दे के आपसे काम नहीं करवा पाएगा। समझ रहे हैं? अभी क्या हो रहा है, लालच दे के लोग काम करवा लेते हैं, तो वो लालच दे के कोई आपसे काम नहीं करवा पाएगा, एक बात। दूसरी बात, जैसे मान लो कि कहीं आप गए और कोई ने बोला कि अरे वो स्कूल बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, वहां बहुत फीस लग रही है, तो आपने क्या देखा कि नहीं, स्कूल में रियल में पढ़ाई अच्छी है या नहीं? आप उसकी जड़ पे जाओगे, आप दिखावे पे नहीं जाओगे। काय पे जाओगे? जड़ पे जाओगे। तो ऐसा आपको रोज के जीवन में करना शुरू करना पड़ेगा। जैसे कोई आपसे बोले कि अरे चलो अपन वहां चलते हैं, वहां से बहुत अच्छा सेल लगी और वहां से अपन ऐसा लेके आते हैं वैसा लेके आते हैं, तो रियल में वहां पर कोई अच्छी क्वालिटी होगी तो ही आपको जाना है, अन्यथा वहां मना करोगे। ऐसे ही आपके सामने कोई मिठाई लेके आता है, तो आप उसका मन रखने के लिए एक टुकड़ा उठा के खा लेंगे, बाकी हाथ जोड़ के वापस कर देंगे, क्योंकि आपको उसके नुकसान भी पता है। तो आपके मन पे ऐसा कंट्रोल आपका हो गया। कितना कठिन है? कठिन केवल शब्दों में है, करने में नहीं है। करने जाओगे तो नहीं है, करने की कोशिश करना। मन लगे कि मुझे तो मिठाई खाने का मन है, इससे शुरुआत करना। तो आप अपने आप को कंट्रोल करते ही हो आप लोग योग में तो, अरे नहीं नहीं खा लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, अपन इतनी मेहनत कर रहे हैं, वजन बढ़ जाएगा। तो ऐसे ही आप धीरे धीरे अपने जीवन में छोटे छोटे स्वरूप में स्थिर प्रज्ञ को अपनाना शुरू करो। कोई आपको खुश करने के लिए कोई बात बोले, उसकी बात को ध्यान से सुनो। हर किसी की बात को ध्यान से सुनो, निर्णय अपने मन से लो कि ये अपने लिए ये बात सही है या नहीं। क्या होता है, सोशल मीडिया का जमाना है, तो आपके सामने कुछ भी आया, उसको फॉरवर्ड कर दिया लोगों ने, आजकल करते हैं ना, तो उसमें क्या नहीं करते हैं, स्त्री प्रज्ञ नहीं लगाए। उनको लगता है इसको जल्दी से फॉरवर्ड करूं, मेरे मेरे पहले कोई नहीं कर दे। हो रहा है ना, सामान्य जीवन में ऐसा हो रहा है। तो वहां पर भी कई लोग आपके पास आएंगे ना, वो सोशल मीडिया के कारण साइको हो जाते हैं। अरे मुझे लाइक नहीं मिल रहे हैं, अरे मेरी पोस्टों को देख नहीं रहा है, अरे मुझे ऐसा नहीं हो रहा है वैसा नहीं हो रहा, तो व्यक्ति बड़ा विचलित होने लग गया है। तो कई ऐसे केस आपके सामने आएंगे कि ये सोशल मीडिया एडिक्ट है, इसको नशा है सोशल मीडिया का, इसको बाहर निकालो। गेम का नशा है, बच्चा है इसको गेम का नशा है, ये दिन भर गेम खेलता है, इसको इससे बाहर निकालो। तो आप उसको फिर स्त्री प्रज्ञ को सामान्य शब्दों में समझा के उसको वहां से बाहर निकाल सकते हो क्या स्त्री प्रज्ञ को समझा के? चलो बताओ कैसे निकालोगे? टास्क आपके सामने, सबसे पहले एक एक करके पूछेंगे ना। एक बच्चे को ऑनलाइन गेम्स की लत लगी हुई है, बहुत ज्यादा दिन भर पबजी खेलता है, पबजी बोलते हैं ना उसको, पबजी, हाँ, पबजी खेलता है दिन भर, या दिन भर मोबाइल लेके बैठा हुआ, दिन भर गेम खेल। और आपको कोई ऐसी दूसरी बातों में नहीं समझाना, उसको स्थिर प्रज्ञ की बात में समझाना है। और स्थिर प्रज्ञ भी उसको एकदम स्थिर प्रज्ञ पटक दोगे उसके सामने तो दिक्कत है, ये बच्चा समझ नहीं पाएगा। तो आपको उसको सामान्य शब्दों में, स्थिर प्रज्ञ की भाषा आपके अंदर है, आप जानते हो स्थिर प्रज्ञ क्या है, पर उसको अब
उस रूप में समझाना है। चलो, ये टास्क आपको दिया, अब इस टास्क को देखते कैसे आप पूरा करते हो। तो एक एक करके पहले शुरुआत करते हैं। अब रश्मि जी से नहीं करेंगे, रश्मि जी गुस्सा हो जाएंगे, वीडियो भी बंद कर लेंगे। मेरे से शुरुआत करते सर, है ना। तो इस बार अपन शुरुआत करते हैं जिनसे नहीं पूछा। प्रीति जी, प्रीति जी मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ जी सर। जी जी जी, तो आप बता पाएंगे? मैं कोशिश करती हूँ सर। मैं कोशिश करती हूँ सर, कोशिश करती हूँ। कोई बात नहीं, चलो कोशिश एक लास्ट में बार कर लेंगे, एक बार लास्ट में कर लेंगे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सोमा जी हाँ जी सर। कुछ बता सर पाएंगे? सबसे पहले तो उसको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि वो जो कर रहा है, जो वो अपना फ्यूचर या जो टाइम है उसको बर्बाद कर रहा है। और या फिर यदि वो इस चीजों से नहीं समझ पा रहा है तो उसको दूसरे तरीके से दूसरे किसी उसमें एंगेज करने की कोशिश करें। जैसे कि और मतलब गेम ही रहे लेकिन वो उस तरीके का जिसमें उसको इंटरेस्ट हो, जी, और उन चीजों में उसको एंगेज करने की कोशिश करके। और फिर उसको ये बताया, जब वो उस उधर से पबजी से हट जाए, फिर इसके बाद उसको ये कहा जाए कि भाई ये मतलब फिर उसको धीरे धीरे जो उसके लिए सही हो उस लाइन पे लाने की कोशिश की जाए। इसमें चलिए ठीक है, बंद कर लीजिए, अपना माइक बंद कर लीजिए। सर मैं बताऊं? नहीं, आपको ये बताना है शीतल जी कि इन्होंने जो बताया अभी, सोमा जी ने, तो इसमें स्थिर प्रज्ञ कहाँ पे आया? सर इसकी प्रज्ञा वही उसको वहां से हटा के दूसरी तरफ लगाना तो ये तो स्थिर प्रज्ञ में था ही नहीं, था क्या? है ना सर? है ना कैसे? सर, अपनी ज्ञानेंद्रियों को दूसरी तरफ से समेट हाँ के। हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। समझे आप लोग, समझ रहे हैं? ठीक है, एक बार समझाया उन्होंने, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, अच्छा पकड़ा आपने। और सर मतलब बच्चों को अगर गेम से हटाना तो उसको उसके नुकसान फिजिकली मेंटली दोनों तरह से समझा के, और दूसरे किसी उसकी जो फिजिकल एक्टिविटी जो उसके लिए फायदेमंद भी हो, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी हो, इस किसी उसमें लगाएंगे बच्चों को। ये स्थिर प्रज्ञ में कहाँ पर है? सर अभी जो पॉइंट मैंने पहले बताया था वो ही है इसमें, स्थिर प्रज्ञ की वहां से हटा के उसको दूसरी तरफ लगाना। हाँ, सर और सांसारिक से हटा के आध्यात्मिक की तरफ लगाना। कैसे लगाओगे? उसको उसी तरफ कुछ समय भगवान की। बच्चे को आध्यात्मिक बनाना बड़ा कठिन काम है, ध्यान रखना। आपकी उम्र में, मेरी उम्र में, उसको आध्यात्मिक बनाना सरल है ना। चलो, और चलते हैं ना, आगे चलते हैं, बहुत सारे लोग हैं अपने पास। हाँ, वर्षा जी। सर जैसे आपने अभी बताया था पबजी खेल रहा है बच्चा, तो मोबाइल से उसकी आंखों पे क्या इफेक्ट होगा, हाँ, इन सारी जो डिसएडवांटेज है वो बता के उसका इंटरेस्ट जिन चीजों में है, जिन गेम्स में है, फिजिकल एक्टिविटी में है, या फिर जैसे पेंटिंग या इस तरफ जिस तरफ भी है उस तरफ उसको डाइवर्ट करना। धीरे धीरे होता है, बच्चे सर एकदम तो नहीं हो पाते हैं बच्चों के सामने। जी जी, तो स्थिर प्रज्ञ कहाँ है आपकी बात? सर वही है जो मोबाइल से या गेम से हटा के और उसके इंटरेस्ट वाली चीजों में उसको लगाना, तो ठीक विषयों है, से हटा के। हाँ, विषयों से हटा दिया ना, समझ में आ रहा है? एक बात शीतल जी ने बताई, ठीक है, दूसरी बात विषयों से हटाने वाली बात किसने बताई? वर्षा जी ने बताई। तो समझ रहे हैं कैसे हमारे जीवन में, क्योंकि स्थिर प्रज्ञ तो आप एकदम उसके सामने लेके थोड़ी बैठोगे परिभाषा, ये एकदम उसको गीता का अध्याय लेके शुरू हो जाओगे क्या? वो कभी आपकी बात मानेगा क्या? नहीं मानेगा। तो आपको सांसारिक विषयों से दूर करना, ये शब्द आपको आता है,
तो आप उसको क्या कर रहे हो, उसको उसके सांसारिक विषय से बता रहे हो कि ये सब सांसारिक है, इससे तुम कितना ही कुछ कर लोगे, कितनी बार जीत जाओगे, इससे तुमको लाभ क्या होगा, ये तो सांसारिक है, इससे लाभ क्या होगा, तुम इसमें बहुत चैंपियन बन जाओगे तो लाभ क्या होगा, तुम दिन भर इसको खेलोगे तो इसमें लाभ क्या होगा, क्या हानि क्या होगी, दोनों को देखो तो सही, हानि ज्यादा होगी, लाभ तो कुछ भी नहीं होगा। जब ऐसे बात आप उससे करोगे, उसके बाद आप उसको बताओगे कि स्थिर प्रज्ञ में मतलब आपका मन जो है ना वो स्थिर होना चाहिए, आपकी बुद्धि स्थिर होना चाहिए। आप अब गेम खेल रहे हो, गेम में पूरी तरह से फोकस कर रखा है, उधर मम्मी आवाज दे रही तो आपका मन कहाँ पे लगा, गेम में लगा, आप तो उधर जाओगे ही नहीं। इमरजेंसी कोई काम आ गया तो उठोगे नहीं, बच्चे पानी पीने तक नहीं उठते जब तक कि वो जीत नहीं जाए उसमें, जब तक कि वो पूरा उसको एंड नहीं कर लें, जब तक कि वो पूरा उनका सेशन एंड नहीं हो जाए, जब तक वो पानी पीने भी नहीं उठते। तो आप क्या बोलोगे कि ये जो आप कर रहे हो, तो इससे शरीर को जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई कैसे होगी। दिन दिन भर आप खेलोगे तो आपका जो मेन विषय है वो पढ़ाई, पढ़ाई से ध्यान भटक भटक जाएगा आपका, और आप किस में चले गए, दूसरे विषय में चले गए। तो सर धीरे, प्रॉब्लम ये है कि जो बच्चे नहीं खेल रहे हैं, ये बड़े खेल रहे हैं, और वो जॉब कर रहे हैं और हाँ, रात रात भर खेल रहे हैं, तो उनको सब चीज पता है, जो हम उनको बता सब रहे हैं चीज उनको पता है। सब चीज पता है, हाँ, तो उनको अब कैसे देखो, हटाएंगे। अब देखो बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। वर्षा जी हैं जैसे, सर वर्षा जी गेम को के पता है, अलावा भी आजकल वो जो सीरीज जो रात रात भर जब तक वो बहुत बढ़िया। कंप्लीट नहीं हो जाती है तब तक जी, देखते रहते हैं। देखो एक बात बताओ, इसको आपको समझाना पड़ेगा। जैसे मान लो एक वेब सीरीज है, वेब सीरीज में 10 पार्ट है, एक पार्ट आपने आज देख लिया, कोई बात नहीं, देख सकते हैं मनोरंजन के लिए, अगला पार्ट कल भी देख सकते हो। क्या एक ही दिन में रात में 10 पार्ट पूरे कर लेंगे तो क्या कल नहीं मिलेगी क्या, ये आपको समझाना पड़ेगा। अच्छा, उसको समझ में वही आती है, मनीषा वही जी का सर। कहना है कि उसको उसको सब समझ में आता है, वो व्यक्ति फिर भी कर रहा है तो वो जानबूझ के कर रहा है, क्योंकि बड़ा है, बुद्धिमान है। तो उस बुद्धिमान व्यक्ति को अब ये अलग टास्क हो गया है, जो बड़ा व्यक्ति है, जो बुद्धिमान व्यक्ति, जो उसके लाभ हानि सब जानता है, फिर उसके वो बाद भी एडिक्शन हो जानबूझ के कर रहा है, उसके बाद भी जानबूझ के कर रहा है, तो वो क्यों कर रहा है, क्योंकि उसको एडिक्शन हो गया है। अब उस एडिक्शन से उसको बाहर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो ज्ञान उसको पता, उस ज्ञान से ऊपर की बात करनी पड़ेगी। जो ज्ञान उसको पता है ना, जैसे आपने बोला कि नहीं इसको खेलने से बहुत नुकसान होता है, इतने में वो नहीं मानेगा, क्योंकि उसको तो खुद को पता नुकसान होता है। तो नुकसान के साइंटिफिक पॉइंट उसके सामने लाने पड़े, कि हमने आपको व्हाट्सअप किया, जरा पढ़ना क्या बेटे, इस गेम को या वेब सीरीज को रात भर देखने के वैज्ञानिक नुकसान क्या हैं, डॉक्टर इसके बारे में क्या बोलते हैं, मनोचिकित्सक इसके बारे में क्या बोलते हैं, एक बार उसको पढ़ना। और आपने उसको व्हाट्सअप कर दिया, मान लो आपके पास वो पॉइंट नहीं, मेरे से मांग लेना, तो मान लो आपने उसको पॉइंट व्हाट्सअप कर दिया, क्योंकि वो तो पढ़ेगा भी कहाँ पे, मोबाइल में ही पढ़ेगा। तो मोबाइल का इतना एडिक्ट है कि आप उसको बाहर कागज में नहीं दे सकते, तो पढ़ेगा भी कहाँ, तो उसको आपने व्हाट्सअप कर दिया, व्हाट्सअप पे वो पढ़ेगा। तो उसके अंदर के 20 पॉइंट में से कोई ना कोई पॉइंट उसके माइंड में हलचल पैदा करेगा। एक और क्या होता है, लगातार मोबाइल से एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं, गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल आ गया किसी का, तो वो ऐसा लगता है कि जैसे कि क्या हम उसको कॉल बैक नहीं कर सकते, क्या थोड़ी देर बाद रुक के कॉल नहीं कर सकते, या अगले दिन कॉल नहीं कर सकते, क्या जरूरी है कि वहीं एकदम साइड में बिल्कुल लगा के गाड़ी, या रास्ते चलते ही साइड में लगा ले, वो तो बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, रास्ते चलते ही एक हाथ से ऐसे और एक हाथ से, बच्चों में भी ये भावनाएं बढ़ रही हैं, बड़ों में भी हैं, तो ये क्या स्थिर प्रज्ञ नहीं है, ये लोग कैसे अस्थिर हैं, ये कौन लोग हैं। आप रास्ते में चलो देखो, स्थिर प्रज्ञ कौन है आपको नजर ही नहीं आएगा, सब आपको अस्थिर नजर आएंगे, सब टोटली। जरा सा मतलब मोबाइल से उसका ध्यान है मोबाइल पे पूरा, रोड पे ध्यान ही नहीं है, और जरा सा ध्यान हटा और दुर्घटना घटी। दुर्घटनाओं के कारण भी बहुत सारा क्या हो रहा है, शराब से ज्यादा दुर्घटनाएं किसके कारण हो रही है, मोबाइल के कारण। तो मोबाइल ने क्या करा, अस्थिर कर दिया, इसका मोह नहीं छूट रहा। तो ये अस्थिरता की सबसे बड़ी निशानी। तो आपके पास में जो लोग आएंगे वो किस तरह के आएंगे, समझ में आया आपको, गेम एडिक्ट आ सकते हैं,
ऐसे लोग आ सकते हैं जो मोबाइल के एडिक्ट, उनके घर वाले आपके सामने लाके छोड़ जाएंगे। इनको ठीक करो तो आपको आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये अपने टास्क हैं, इन टास्क, दोनों जो टास्क आज समझाए थे, इसको अपने बुक में लास्ट में लिख लेना। सर इस लिखना है टॉपिक को डिटेल में लेना पड़ेगा आपको। वो डिटेल में कैसे लेना पड़ेगा, वो डिटेल, वो आपका रिसर्च का काम, आपका, मेरा नहीं। मैंने तो केवल आपको टॉपिक बता दिया कि मोबाइल गेम की लत के व्यक्ति को स्थिर प्रज्ञ के द्वारा कैसे बाहर निकालेंगे या ध्यान के द्वारा कैसे बाहर निकालेंगे, वो आपने नोट कर लो। उसका आपको जब भी मैं बोलूंगा कि वो आपको जो टॉपिक लिखाए थे दीजिए मुझे आखिरी में, तो उसमें से सबको दो दो टॉपिक का एक वो बनाना पड़ेगा आखिरी में, जिसको अपन बोलते हैं प्रोजेक्ट फाइल, ठीक है। तो वो उस वक्त आपको काम आएगा। तो इन टॉपिक को आपकी भाषा में लिख लीजिएगा कि एक अपन ने मोबाइल की लत वाला पॉइंट लिया है, एक बच्चों की गेमिंग वाला लिया है, दो लोगों के लिए, एक बच्चों की गेमिंग ली है और एक बड़ों को मोबाइल की लत ली है। इन दोनों को ध्यान द्वारा, स्थिर प्रज्ञ द्वारा हम कैसे बाहर निकालेंगे। और एक तीसरा पॉइंट उसमें लिख सकते हो कि इसके वैज्ञानिक नुकसान क्या बताए गए ज्यादा मोबाइल चलाने के, ठीक है। तो ये आज के दौर की नॉलेज आपको होना चाहिए। ये तीनों पॉइंट अभी आप नोट कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। तो ये ऐसे आपके जो टॉपिक है गीता के, ये आपको जीवन में इस तरह से काम आएंगे। अगला जो श्लोक है उसका जो 59 नंबर का श्लोक है, तीसरा टॉपिक क्या था सर? एक तो मोबाइल गेमिंग। हाँ, बच्चों में मोबाइल गेम की लत है पहला टॉपिक। दूसरा है जो बड़ों में दूसरा था, मोबाइल की। हाँ हाँ, दूसरा में बड़ों का नहीं, बड़ों शब्द नहीं आएगा, उसमें आएगा कि आम नागरिकों में, आमना। आम नागरिकों में बढ़ती मोबाइल की लत को ध्यान एवं स्थिर प्रज्ञ द्वारा, आप तो ध्यान ही लिख लो, स्थिर प्रज्ञ मत लिखो, ध्यान द्वारा किस तरह से मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। सर लेकिन आपने स्थिर प्रज्ञ क्या है इसके डेफिनेशन मतलब परिभाषा अलग अलग तरीके से दिया, बट बनाए कैसे ये तो बताया नहीं सर। तो कैसे हम स्थिर प्रज्ञ से उनको? कैसे बनाओगे? सर मैं समझाऊं? हाँ आप समझाओ। जा यस। मुझे जो समझ आया है वो, हाँ स्थिर हाँ। प्रज्ञ एक्चुअली टू टाइप्स के हैं। एक टाइप वो जो नकारात्मक रूप है। नकारात्मक रूप मतलब आपका स्थिर मन सिर्फ और सिर्फ मोबाइल में या वीडियो गेम में लगा हुआ है, आपके सारी इंद्रियां उसी में है। कान, है ना, आंख, हर चीज। कोई आपको कुछ बोलता है तो आप सुनते नहीं हो, हम्म। चिल्ला देते हो, चिड़चिड़े हो जाते हो, गुस्सा हो जाते हो। वो जो भाव आता है बाहर से वो नकारात्मक है। तो ये स्थिर प्रज्ञ का पहला प्रकार। दूसरा प्रकार है सकारात्मक। तो सकारात्मक ये कि हमें उसके नुकसान बताने होंगे जो भी अस्थिर है। भले ही से वो देखो सर, स्थिरता है उनमें। स्थिरता किसमें? मोबाइल के गेम में। जी। अध्यात्म की तरफ नहीं, वेरी गुड। सकारात्मक की तरफ नहीं। तो हम सकारात्मक लाने के लिए उनको उस तरह से उसके नुकसान बताने होंगे, उसके फायदे बताने होंगे, और अपने से खुद के अंदर जोड़ने के लिए वो क्या बोलते हैं, खुद से खुद की ओर जोड़ना, जी, कि तुम्हारे अंदर क्या है और तुम उसको क्यों बर्बाद कर, लाइक। सही है एकदम सर? राइट। चलो, वैसे उनका क्वेश्चन सुनीता जी का था कि स्थिर प्रज्ञ क्या है, उसकी कई परिभाषा बताई है। तो स्थिर प्रज्ञ को एक सामान्य भाषा में एक लाइन में आपको याद रखना है, जिस व्यक्ति के ऊपर न सुख न दुख, जो न सुख में विचलित होगा न दुख में विचलित होगा, वो व्यक्ति स्थिर प्रज्ञ है। एक लाइन में आपको हमेशा याद रहे। जैसे भगवान शिव, न सुख की इच्छा न दुख का भय, न सुख की इच्छा न दुख का भय। एकदम भगवान शिव को देखो कैसे रहते हैं, कोई उनको देख के क्या बोलेगा, एक बार अपन पहले भी टॉपिक बात कर चुके हैं। तो
आदि योगी शिव को आप देखोगे तो बिल्कुल भस्म रमैया, बिल्कुल मतलब कुछ भी उनके पास में, कोई एसी तो लगा नहीं वहां पे, कोई बहुत अच्छा उनके पास में सब आप देखोगे तो बहुत अच्छे बिस्तर हो या बहुत अच्छे इसमें रहते हो, ऐसा तो है नहीं। मृग छाल पे बैठते हैं, है ना, पूरा भस्म रमा के रहते हैं, और सांप वगैरह उनको ऐसे गर्दन में है, अपन सब देखते हैं। तो वहां पर हम क्या देख रहे हैं कि उनको ना तो कोई ऐसा बहुत ज्यादा सुख चाहिए, बहुत ज्यादा खुशी चाहिए, और ना तो ऐसा है, और ना वो दुख है तो उससे विचलित हो रहे हैं, ना सुख से बहुत अधिक खुश हो रहे हैं, ना दुख से बहुत अधिक विचलित हो रहे हैं, एकदम स्थित काय में है, ध्यान बैठे ना, फोटो देखते, फोटो बने काय के लिए बने ये फोटो, भगवान के जो फोटो हैं जो आपके सामने आते हैं, ये हर फोटो अपने आप में एक संदेश देता है। वो भगवान महावीर हों, भगवान शिव हों, कोई भी भगवान का फोटो आप देखोगे वो आपको एक संदेश देता है, किसी भी धर्म के हो, उसमें आपको एक संदेश है, उस फोटो में छुपा एक संदेश है। तो वो क्या बता रहे हैं कि वो बैठे कैसे हैं, बिल्कुल एकदम विकट परिस्थिति में बैठे, हिमालय पे बैठे हैं, ठीक है, मृग छाल पे बैठे हैं। दूसरा, उनके जो वस्त्र है वो भी बिल्कुल एकदम कोई सांसारिक वस्त्र पहन के नहीं बैठे, और बिल्कुल इतने विकट वहां पर मौसम कितना विचलित करने वाला होगा, पर वो किस में बैठे, ध्यान। उनका दृश्य देख के क्या कि इतनी विकट परिस्थिति में भी व्यक्ति ध्यान कर सकता है, और वो ध्यान में बैठे हैं तो उनको कोई ध्यान से विचलित नहीं कर सकता। तो वहां पर जैसे मान लो कोई व्यक्ति ध्यान में, आप बैठे, चलो आप सांसारिक जीवन की बात कर लेते हैं, आप बैठे हैं और आपके आसपास कोई ने 56 तरह के पकवान लगा दिए, आप तो वहां पे मान लो ध्यान में बैठे हो, कोई ना आपके आसपास 56 तरह के पकवानों की सुगंध आपको आ रही है, तो आप क्या विचलित हो जाओगे? या चलो कोई व्यक्ति आपके पास में आया, आप ध्यान में बैठे हो, कोई आया और कोई ने आपको बोला कि अरे वो बाहर जो है ना, मतलब वहां पे कोई 1-1 लाख रुपए सबको बांट रहा है, तो क्या आप एकदम बहुत खुशी में एकदम, ऐसा बोलते हैं ना, कोई सामान्य किसी को बात बताओ तो वो एकदम बहुत ज्यादा खुशी में बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, एक्साइटेड हो कि जैसे, चलो सिंपल उदाहरण एक और, फोन आया, सर वो आपने लॉटरी जीती है और अभी आपके पास एक ओटीपी आ रहा है, वो हमको बता देना, वो ओटीपी से आपके उसमें खाते में डाल देंगे। हाँ साहब ठीक है डाल देना, ये ओटीपी नंबर आ गया, ये देख लो, नोट कर लो, पता चला खाता खाली हो गया। तो वो लोग काय का इस्तेमाल करते हैं, खुशी का इस्तेमाल करते हैं, एक्साइटेड करते हैं आप, ऐसे नहीं बोलते हैं, जैसे मैंने बोला ऐसे तो बोले तो कोई भी समझ जाए, बड़े तरकीब से बोलते हैं, सर वो आपका नाम ये, हाँ हाँ ये मैं इस बैंक से बात कर रहा हूँ जी, आपको अभी एक लिंक आ रही है, उस लिंक पे आप क्लिक कर दीजिए, आपको ना क्या है ना, अभी आपने वहां गए थे कि आप उस मॉल में गए थे क्या, हाँ गए थे, तो वहां से ना क्या हुआ कि आपको एक आपने इनाम जीता है, तो वो इनाम आपको प्राप्त हो जाएगा, लिंक पे क्लिक करिए तो आपके पेटीएम पे वो आ जाएगा इनाम, ठीक है साहब। जैसे लिंक पे क्लिक करा तो वो ओटीपी जनरेट हो जाता है, ओटीपी जनरेट होता है, हमने बोला कि वो मेरे को तो नहीं आया, तो बोले ठीक है एक ओटीपी आया होगा वो दे दीजिए, तो हम आपको यहाँ से डालते हैं, तो ने ठीक है ये ओटीपी, ओटीपी जैसे दिया वो खाता खाली हो गया। तो ये क्या करा, उसको खुशी की बात बता के एक्साइटेड करके क्या कर दिया, चूना लगा दिया, उसको नुकसान कर दिया, चोरी कर ली उसके साथ में। या आपके इसमें अभी देखिए अलग अलग तरह के फ्रॉड हो रहे हैं, तो आपको है ना एक आया कि मुझे भी एक आपको, कॉल आया था सर। हाँ जी हाँ जी, तो उस कॉल पे आप जैसे अभी मान लो एक नए तरह का स्कैम चला है, उसमें क्या कॉल आया, कॉल में बोला कि आपके खाते में 200 रुपये डाल दिए गए, चलो वो भी छोड़ो, ये भी पुराना हो गया। एक और अभी नया क्या हुआ कि जैसे एक कोरियर आया था, कोरियर आया तो मुझे उस कोरियर को लेने जाना था, तो मैंने बोला वो वेबसाइट उस कंपनी की कहीं भी कुछ जानकारी मिल नहीं रही थी, जो कोरियर कंपनी थी, तो उसको जाके सर्च किया तो एक उसमें सबसे ऊपर एक नंबर आया, उस नंबर पे कॉल किया, तो उस नंबर वाले ने बोला कि हाँ आपको वो मिल जाएगा, आपका कोरियर आ गया है वो, पर क्या हुआ था कि आपका एड्रेस मिसमैच हो रहा था, तो एड्रेस को वापस सुधारना पड़ेगा। तो आप एक काम करो, आपको एक नंबर हम दे रहे हैं, उस पर आप 99 रुपए का एक लिंक दे रहे हैं, उस पर क्लिक करना, 99 रुपए का पेमेंट करना, तो वापस अपडेट हो जाएगा और आपको घर पहुंच जाएगा कोरियर। तो मैंने बोला कि लिंक पे क्लिक करना, ये क्या कभी कोई कोरियर कंपनी कराती है? साथ में एक व्यक्ति बैठा था, अरे बोले कर लेना क्या जा रहा, 99 रुपए में अपडेट हो जाएगा, एड्रेस अपडेट नहीं हुआ होगा, वापस चला गया कोरियर तो आ जाएगा। बोला नहीं, कोरियर आता तो मेरे को फोन तो आता। तो ये इतने से पॉइंट में जो स्थिर प्रज्ञ काम आ गया,
दिमाग स्थिर था। नहीं 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 नहीं, कंपनी ऐसा नहीं करती। हाँ, ऐसा तो होता ही नहीं। अगर घर आया तो फोन आएगा ना, और फिर रिजेक्ट हुआ तो बताएंगे ना। तो बताया तो किसी ने नहीं है, घर तो आया नहीं है। तो ये कुछ फ्रॉड हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, फोर्स उसका फोन आया, क्या वो आपने पेमेंट डाला तक? मतलब भैया आप फ्रॉड कर रहे हो, आप कुछ फ्रॉड करते हो। मैंने बोला कंपनियां कभी ऐसा नहीं करती। वो 99 रुपये का ही थे। तो बोले कोई बात नहीं, 1 रुपये जमा कर दीजिए, हम 1 रुपये में अपडेट कर देंगे। मेरा अभी 99 रुपये की बात करता, अब 1 रुपये पे आ गया। तो निश्चित तौर पर ये फ्रॉड बंदा है। थोड़ी देर बाद जब उसके बारे में पूरी डिटेल निकाली, कंपनी को फोन किया, कंपनी बोला नहीं नहीं, इस तरह का कहीं हम नहीं बोलते और ना कहीं ऐसा कोई पेमेंट हमारी तरफ से जमा होता है, तो ऐसा कुछ नहीं करना है। टोटली फ्रॉड। मिल भी रहा कंपनी के नाम से नंबर। तो ये नए तरीके हो गए। तो वहां पर आपका, जैसे अभी सुनीता जी के पास फोन आया, ये समझ गए उस बात को, और इन्होंने क्या नहीं करा, उस फ्रॉड में फंसे नहीं। तो उन्होंने क्या करा, खुशी देने वाली बात आपको बताई। अभी कोरियर नहीं प्राप्त हुआ तो उसकी दुख था, कोरियर प्राप्त नहीं हुआ उसका इस्तेमाल किया, कोरियर प्राप्त होगा इसकी खुशी होगी। तो उस तरह की बातों से जो मतलब आपको एक्साइटेड करके नुकसान पहुंचाते करते ना कई जगह, तो वहां पर ये स्थिर प्रज्ञ काम है। आप क्या, ऐसा अगर आपके साथ होता है तो आप वहां पर क्या करेंगे? होता होगा ना आपके साथ, सबके साथ हुआ होगा कभी न कोई फ्रॉड का सर फोन आपको आया होगा। मुझे जी आया जी था कि आपका नाम ये है, आपके मिस्टर का नाम, हाँ ये नहीं बोला मिस्टर का नाम, बोले हाँ भैया एक्चुअली वो कुछ पॉलिसी था, बोले उसका पेमेंट नहीं हो पा रहा है उनसे, तो वो बोले हैं कि आपके अकाउंट से कर देने के लिए। मैंने बोला वो कौन सी पॉलिसी? तो फिर वो कुछ बोलने लगा, हाँ उनका कितना का पेमेंट था, तो कुछ इतना था। तो मैंने बोला ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है, और है तो वो मुझे डायरेक्ट बोलेंगे कि आप बोलेंगे, और भैया बोल रहा है, वो नाम नहीं बता रहा है हस्बैंड का। हाँ हाँ हाँ, तो वो बोल रहा है कि भैया बोले कि आप ये दे दीजिए, आपके इससे वो कर देंगे, उनसे हो नहीं रहा है, नेटवर्क नहीं मिल रहा है उनको। जी जी मैंने बोला ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है हमारी, और होगी तो वो कर देंगे, आज नहीं करेंगे तो कल करेंगे। सही बात है। तो ये स्थिर प्रज्ञ जरूरी नहीं कि आप बहुत आध्यात्मिक होने के बाद ही हो। स्थिर मन का व्यक्ति कोई भी हो सकता है। जिसने स्थिर प्रज्ञ को नहीं पढ़ा वो भी हो सकता है। ठीक है, वो तो अपन परिभाषित कर रहे हैं उसको, लेकिन वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है। तो सुख में भी वो विचलित नहीं हुआ, और इनको दुखी देने वाली बात करी उसने कि नहीं आपकी पॉलिसी रिजेक्ट हो जाएगी, तो भी ये विचलित नहीं हुई। सुख की मेरे को मतलब आपको लॉटरी लग गई, ये सुख की देने वाली बात है, खुशी देने वाली बात है, इसमें भी विचलित नहीं हुए, और नुकसान देने वाली बात से भी विचलित नहीं हुए। तो उस वक्त स्थिर प्रज्ञा आपके काम आएगा। अब समझ में आ गया सामान्य जीवन में कैसे उपयोग हो रहा है, समझ में आ रहा है? तो ये बहुत ज्यादा काम का है। इसको आप टॉपिक को, ये गीता का टॉपिक है, पर गीता को हमने वर्तमान जीवन में कैसे उपयोग करना है, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए उसके कुछ टॉपिक अपने सिलेबस में हैं, और उसी को हम पढ़ रहे हैं। तो इसको हम डिटेल में और पढ़ेंगे कल, है ना। अभी कंटिन्यूस टॉपिक पे चलेंगे, और फिर उसके बाद में एक बार और रेकी का अभ्यास करेंगे, है ना। अब रेकी अभी अपन ने अपने ऊपर किया था, तो एक बार अभी दूसरे के ऊपर कैसे रेकी इस्तेमाल सर करते मैं हैं। एंड टाइम पे निकल गई थी सर एक, लेकिन फिर बाद में मतलब हो ही नहीं पाया, मतलब मैं सब कुछ करके बैठी थी, सबको समझा के बैठी थी, लेकिन एंड टाइम पे ही हो मैं जाता निकल है, गई जैसे सर ने बोला। कोई और बात मुझे नहीं, कोई बहुत बात अफसोस हुआ उस दिन कि मैं, फिक्र मत करो। आपको एक दिन अफसोस करने की जरूरत नहीं है। उसको हम अभ्यास को अलग अलग तरीके से करेंगे। अभी हमने उसको शुरुआत किया था, शुरुआत आपको बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा रिस्पांस सभी का आया, तो उसको आगे भी करेंगे। अभी आपके हाथों को ही मजबूत करो योग करके। अभी जब इससे रखते ऐसा कुछ करते बहुत देर तक तो हाथ दुखने लगते हैं, तो थोड़ा सा वहां पर भी अपने हाथों को मजबूत करो। और अभी हम कैसे अपने जीवन में और परिवर्तन लाने वाले हैं, अब लगातार इन क्लास के माध्यम से लाएंगे। अभी जो समझाया है उसको अपने जीवन में देखो, लिखना, नोट करना, और ये छोड़ के अपने आसपास देखो कि कौन स्थिर प्रज्ञ आपको व्यक्ति मिलता है या नहीं मिलता है, कि सभी अस्थिर दिमाग वाले मिलते हैं। उनको देखो एक बार, कौन व्यक्ति इसको क्रोध नहीं आता है, कौन व्यक्ति जो ईर्ष्या में नहीं है, कौन सर व्यक्ति है, मेरे इन यहाँ सबको। आपके यहाँ तो आपके हस्बैंड हैं, है ना उनको कोई बात करके एक्साइटेड नहीं कर सकते। एकदम बहुत स्थिर मन के रहते हैं वो, मैं देखा, मिला भी उनसे। तो ऐसा बहुत एकदम तो खुशी नहीं होती उनको, बताओ कि आज ये अद्वैक ने आज इतना अच्छा किया, उसने अच्छा बहुत बढ़िया योग किया, ऐसा किया वैसा किया। ठीक है, अच्छी बात है, किया, अच्छी बात है, आगे बढ़ जाएंगे। मतलब आपके बच्चे ने आज बहुत अच्छा योग किया, बहुत अच्छे आसन किए, ठीक है। कुछ ऐसे बच्चे को नहीं बोले गुड वेरी गुड बेटा तूने बहुत बढ़िया करा, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एकदम बहुत स्थिर है,
और वो करके वो आगे उनका जो नेक्स्ट काम है, नेक्स्ट टारगेट है उनके दिमाग में, उस पर चले गए। तो वो ऐसे ओवर एक्साइटेड होते ही नहीं। उनसे कितनी अच्छी बात करो, उनकी चेहरे की मुस्कान बड़ी मुश्किल से आती है, जैसे हल्की से आती है, हल्की से, जैसे छोटी वाली, ठीक है, ऐसा करके वो निकल जाते हैं। तो मैं उनसे एक दो बार मुलाकात करी, मेरे को बड़ा अच्छा लगा। उन्हें बोला वाह यार, ये बहुत मतलब ऐसा यूनिक आपको ऐसा ढूंढना पड़ेंगे, जो जिनको दुख की बात भी करोगे तो भी वो अच्छा ठीक है ना, होना ही होगा, ईश्वर की माया है, तो ठीक है हो रहा है, चलने दो। तो ऐसा होता है वहां पे थोड़ा सा। जैसे अपने को ऐसा कई बार ऐसा लगता है कि ये मतलब कोई 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 सी बातें रहती है कि जहाँ पर एक्साइटमेंट भी चाहिए होता है, सांसारिक जीवन भी जी रहे और आध्यात्मिक जीवन में भी जाना है, तो कई जगह बहुत से दिखाना ज्यादा पड़ता है, जैसे एक्साइटेड होना चाहिए ना सर। हाँ हाँ, जैसे मान लो कि हम किसी शादी में गए या किसी पार्टी में गए, और वहां पर आपके मन के बच्चे को जिंदा रखना पड़ेगा। वहां आपको डांस कर रहे हैं मान लो, या खुशी मना रहे हैं, तो वहां पर एकदम एकदम अपने को ऐसे नहीं रहना है कि नहीं, मैं बिल्कुल भी खुशी नहीं मनाऊंगा। ऐसे नहीं, खुशी मनाना अलग है और स्थिर प्रज्ञ होना अलग है। खुशी मनाने वाला व्यक्ति भी स्थिर प्रज्ञ हो सकता है, अंदर से खुशी मनाना। कोई बाहर से उसको खुश नहीं कर पा रहा है, पर अंदर से तो वो खुशी मना सकता है। अंदर से तो खुश होना पड़ेगा ना जीवन जीने के लिए। सीरियस नहीं होना, सीरियस होना स्थिर प्रज्ञ नहीं है। एकदम बहुत टोटली फुल टाइम सीरियस होना स्थिर प्रज्ञ नहीं है, ध्यान रखना। ये अंतर भी है, ये बहुत बड़ा अंतर भी है। एकदम से बहुत व्यक्ति नहीं नहीं सर ने ऐसा समझाया है, नहीं मैं तो बिल्कुल हंसूंगा ही नहीं, तो ये गलत है, इसका गलत अर्थ है, हैं? और या मैं बिल्कुल एकदम ऐसे आप नहीं रह सकते, ऐसे जीवन में नहीं रह सकते कि एकदम से बहुत एकदम कई ऐसी बात होती है, जैसे मान लो बच्चों के साथ बच्चा बनना पड़ता है। कई अपन इस जगह गए, पार्टी में गए, तो वहाँ थोड़ा सा आपको एंजॉय भी करना पड़ता है। वहाँ आपको डांस वगैरह भी है, तो वहाँ भी एंजॉय करना पड़ेगा साथ में साथ में। कोई दोस्त आपको बहुत सालों बाद मिला, तो उससे एकदम ऐसा कड़क होकर नहीं मिल सकते। ठीक है, अच्छी बात है, और बढ़िया सब, हाँ ठीक है, ऐसा करके नहीं। वहाँ आपको अरे नहीं नहीं बहुत दिन बाद मिला, अरे वाह आप कैसे हो, बढ़िया हो, अरे गले मिल रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो ये जीवन का आनंद है, उसको तो लेना पड़ेगा। उसको स्थिर प्रज्ञ से ये मत सोच लेना कि स्थिर प्रज्ञ मतलब एकदम सीरियस व्यक्ति। सीरियस व्यक्ति अलग है और स्थिर प्रज्ञ व्यक्ति अलग है। स्थिर प्रज्ञ व्यक्ति जो सुख और दुख में विचलित नहीं हो रहा है, पर इसका ये मतलब नहीं खुश नहीं हो रहा है। खुश होना अलग है, सुख होना, सुख में विचलित होना वो अलग विषय होगी। वो मैंने आपको समझाया अभी, फ्रॉड के जो कॉल आते हैं उसमें वो आपको खुशी देने वाली बातें करेंगे और उससे आपको फ्रॉड करेंगे, तो उससे बचना है। तो ऐसे जीवन में भी आपको लोग मिलते हैं, और ऐसे ही आपको दुख की बात करके भी लोग मतलब वहां पे थोड़ा सा डाउन करने की कोशिश करते हैं, तो वहां भी आपको बचना है। पर इसका ये मतलब नहीं कि जीवन का आनंद नहीं ले। जीवन का आनंद लेना, अपन क्लास में भी हंसाते रहते हैं, ऐसे एकदम स्थिर प्रज्ञ होके जीवन को जीते, पर एकदम सीरियस होके क्लास को या सीरियस होके आपको जीवन जीने का नहीं बोलेंगे। जीवन को हमेशा आनंद के साथ जीना है, क्योंकि आपके सामने जो व्यक्ति आया, मान लो कोई इलाज कराने पाया, उसके सामने आप बहुत ऐसे हो गए तो दिक्कत आ जाएगा। डॉक्टर ऐसा होना चाहिए, डॉक्टर समझ में नहीं डॉक्टर है, एकदम बहुत सीरियस नहीं। वो आएगा हंसी मजाक करेगा, और किसी को बढ़िया हूँ, क्या चल रहा है, क्या हो गया, ये अरे आप तो अच्छे भले थे। तो कई डॉक्टर आपने देखे होंगे बड़े हंसी मजाक करते हैं, तो आधा दर्द तो व्यक्ति वैसे ही भूल जाता है। और एक डॉक्टर आता है हाथ में डायरेक्ट सुई लेके, तो उससे कोई हर कोई घबराता है, इसके पास जाता नहीं है, नहीं यार इसके पास नहीं जाना, वो बड़ा डेंजर डॉक्टर है, बात नहीं करता, वो डायरेक्ट इलाज ही कर देता है। तो ऐसे नहीं, थोड़ा सा थोड़ा पोलाइट होना पड़ता है, थोड़ा उसके तरफ रखना पड़ता है। तो ऐसे हर सिचुएशन अलग अलग होती है। कई ऐसी सिचुएशन होती है वहां पे आपको ऐसा ऐसा व्यवहार काम आ जाता है, और कई ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे जैसे परिवार में है, तो परिवार में बहुत खुश रहो, खूब आनंद के साथ रहो। रिश्तेदारों में गए वहां खूब आनंद के साथ रहो। कहीं पार्टी में गए तो वहां खूब आनंद के साथ रहो। दोस्तों में मिल रहे हो वहां बहुत आनंद के साथ रहो, मिलना भी चाहिए। कहीं मेले में गए हो तो वहां आनंद लो। कहीं भी जीवन के ये आनंद को कभी छोड़ो मत। और जहां पे आपको लगता है चलो जब करने बैठे तो वहां सीरियस रहना पड़ेगा, ध्यान करने बैठे तो वहां सीरियस रहना पड़ेगा। पर ध्यान में भी हम क्या करते हैं, मंद मंद मुस्कान हमारे अंदर से आनी चाहिए। ध्यान में बैठे हैं पर ऐसे करके नहीं बैठे कि एकदम यहाँ साल आ गए और हम बैठे हैं। ध्यान में ऐसे नहीं बैठे कि एकदम यहाँ साल आ गए, चेहरे पे तनाव दिख रहा है, ऐसा ध्यान कभी नहीं होता। ध्यान मतलब अंदर से जो खुशी लेके आए। तो ध्यान करते वक्त भी आपको ध्यान रखना है कि अंदर से खुशी आना चाहिए। ध्यान में भी आपको तनाव नहीं आना चाहिए, दुखना नहीं चाहिए सिर्फ। मंद मंद, जैसे एक ध्यान काय पे होता है कि हम अपने जीवन के सबसे अच्छे पलों को याद करते हैं, उसको याद करते जाते हैं, विचार करते जाते हैं, उस पर हम ध्यान लगाते हैं। एक बार किया भी हम लोग, तो वो आपका खुशी का लेवल बढ़ाने के लिए।
जब आप बहुत दुखी रहेंगे तो खुशी का लेवल बढ़ाने के लिए वो काम आता है। ठीक है, चलिए आज का जो सत्र था उसको समाप्त करते हैं। आप सभी को हरिओम, शुभ रात्रि। हरिओम सर, धन्यवाद। हरिओम सर, हरिओम जी, थैंक यू। प्रणाम सर। वेलकम जी, वेलकम जी, हरिओम जी, प्रणाम जी।